तुम कितने प्यारे हो सूर्यांश। नायरा ने मेरे गले को सहलाते हुए मुझे पास खींचा और पुचकारते हुए ये बोला, लेकिन मुझसे शादी के सपने देखेगा तो तेरा गूंगा गला ऐसे ही दबाकर तुझे पटक पटक कर मारूंगी। यहाँ जीना है तो मेरा गुलाम बनकर ही जीना होगा, मेरा पति बनकर नहीं। सारी जनता मुझ पर हंस रही थी। नायरा आखिरकार छठे स्तर की योद्धा थी और मेरा तो अब तक प्राण मूल तत्व भी जागृत नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही मुझे मेरा प्राण मूल तत्व मिलेगा, मैं पूरे साम्राज्य पर कहर ढा सकता हूँ। लेकिन उसके ना होते हुए मैं बस एक गूंगा बनकर रह जाऊंगा। तभी वहां पर रक्षित आया, अपनी 9वें स्तर की शक्तियां लेकर। नायरा के एक कहने पर वो तो मुझे जान से मार देता। हाथ चलाना छोड़ नायरा। इस बच्चू ने तो अभी तक मुंह चलाना भी नहीं सीखा है। तू कहे तो इस गूंगे को 2 मिनट में खत्म कर दूं। ये बोलते हुए रक्षित ने अपनी गदा निकाली और मेरी तरफ चलकर आने लगा। उसने जैसे ही गदा मेरे ऊपर बरसाई, मैंने अपने एक हाथ से उसकी गदा को चकनाचूर कर दिया और पहली बार अपने गूंगे मुंह से शब्द निकाले। खबरदार रक्षित और नायरा, आज तक बहुत सुन लिया तुम्हारा। अब अगर नायरा के सिंह परिवार की लड़की से मेरी शादी नहीं हुई तो परिणाम जैसे तुम्हारी गदा के हुए हैं वैसे ही तुम्हारे भी होंगे, याद रखना। लेकिन सूर्यांश सिंह परिवार की लड़की से ही शादी क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसके भविष्य जानने वाले पिताजी ने मरने से पहले उसे ये बात बताई थी कि सिंह परिवार की लड़की से शादी करके ही उसकी कुंडलिनी जागृत होगी। ये बात जब भरी सभा में सूर्यांश ने नायरा से बोली तो उसने कुछ ऐसा किया जिससे सब लोग चौंक गए। इस फटीचर की औकात मेरा नौकर बनने की भी नहीं, और ये मुझसे शादी का सपना देख रहा है। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। नायरा सूर्यांश पर हमला करने आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसके पिता बीच में आ गए। रुक जाओ नायरा, सूर्यांश के पिता ने तुम्हारे दादाजी की जान बचाई थी। बदले में उन्हें इस विवाह का वचन दिया गया था। अब हम इसे यूं ही नहीं तोड़ सकते। नायरा अग्निगढ़ की छठे स्तर की शक्तिशाली योद्धा थी। उसने कई युद्धों में अपनी ताकत साबित की थी। उसे विश्वास था कि उसका भविष्य किसी पुराने वचन से नहीं बल्कि उसकी अपनी शक्ति से तय होना चाहिए। वहीं सूर्यांश सिर्फ एक गूंगा और शक्तिहीन लड़का था। जिस इंसान की अपनी कोई पहचान नहीं, वो मेरी किस्मत कैसे तय करेगा? इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। इतना कहते ही नायरा ने अपनी गर्दन पर तलवार रख ली। उसके इस कदम से महल में हड़कंप मच गया। जान बचाने के बदले दिया गया विवाह का वचन अब एक भारी समस्या बन चुका था और इसी समस्या को सुलझाने के लिए लिया गया एक निर्दयी फैसला। तो ठीक है, अब नायरा नहीं, हिमांशी को करना होगा सूर्यांश से विवाह। अपनी सौतेली माँ का यह फैसला सुनकर हिमांशी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अपनी बेटी नायरा को बचाने के लिए मैरी ने हिमांशी की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। सूर्यांश, क्या तुम्हें ये विवाह स्वीकार है? सूर्यांश ने एक पर्ची पर कुछ लिखा और विषम को थमा दिया। सूर्यांश को ये विवाह स्वीकार है। इस एक फैसले ने हिमांशी की किस्मत को सूर्यांश से बांध दिया था। ये सुनते ही हिमांशी रोती हुई सभा से निकल गई और महल की छत पर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन वहाँ कोई था जो इस रिश्ते की खबर सुनते ही आग बबूला हो उठा। मैं उस गूंगे सूर्यांश को मार डालूंगा, फिर ना रहेगा सूर्यांश और ना बजेगी उसकी शादी की शहनाई। मैरी का भतीजा रक्षित, जो बचपन से हिमांशी पर अपना अधिकार समझता था, ये सब देखकर भीतर ही भीतर जल उठा। उसका प्रेम अब घातक नफरत में बदल चुका था। हिमांशी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। एक पुराना वचन अब अपमान, अधिकार और बदले की ऐसी जंग में बदल चुका था जिसका अंत किसी एक की मौत से होना तय था। वहीं दूसरी तरफ महल की छत पर अकेली बैठी हिमांशी अब भी रो रही थी। मुझे ये शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी या मुझसे शादी नहीं करनी? सूर्यांश की आवाज सुनते ही हिमांशी के होश उड़ गए। तुम बोल सकते हो? तो इतने सालों से गूंगे बनने का नाटक क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेरी आवाज तबाही ला सकती है, लेकिन आज तुम्हारे लिए मैंने इस तबाही को भी स्वीकार कर लिया है। लेकिन तुम तो इतने सालों से नायरा का इंतजार कर रहे थे, फिर तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की? नायरा ने खुद का वचन तोड़ा है और तुमसे विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये सुनते ही हिमांशी की धड़कनें तेज हो गई। पहली बार उसके दिल में सूर्यांश के लिए हमदर्दी नहीं, प्रेम उमड़ आया। अगर किसी को सच पता चल गया तो हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। हिमांशी, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है। अब तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। ये कहते हुए सूर्यांश ने हिमांशी को अपनी बाहों में भर लिया। उस रात पहली बार उसने किसी को अपने दिल के इतना करीब आने दिया था और शायद यही भरोसा उसकी किस्मत बदलने वाला था। अगली सुबह ध्यान मुद्रा में बैठे सूर्यांश ने जैसे ही अपने भीतर झांका, उसके होश उड़ गए। मेरी स्पिरिट रंगहीन है, ऐसा कैसे हो सकता है?
मुझे अभी जांच टावर जाना होगा। जांच टावर एक ऐसा स्थान जहां स्पिरिट के रंग से हर योद्धा की शक्ति तय होती थी। आज सालाना परीक्षण उत्सव था। पूरे नगर के हजारों योद्धा वहां जमा थे। लेकिन जैसे ही सूर्यांश वहां पहुंचा, अरे देखो, शून्य शक्ति वाला गुंगा भी अपनी किस्मत आजमाने आया है। अरे इसे अंदर नहीं बाहर खड़ा होना चाहिए। तभी भीड़ को चीरते हुए रक्षित सामने आया। अरे गुंगे, अच्छा हुआ तू आ गया। आज पूरे नगर को पता चल जाएगा कि तेरी असली औकात है क्या। लेकिन इस बार सूर्यांश चुप रहा। लोगों की बातें अब उसके लिए मायने नहीं रखती थी। उसे तो बस अपने भीतर जागी शक्ति का सच जानना था। तभी अचानक से सैकड़ों कक्षों के द्वार खुल गए। परीक्षण शुरू हो चुका था। सूर्यांश ने क्रिस्टल गोले पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल उसके भीतर से निकली शक्ति हर रंग से गुजरी और नवी श्रेणी से भी आगे निकल गई। ये कैसा मजाक है? मेरी स्पिरिट जांच टावर के सभी स्तर को पार करके बाहर कैसे निकल गई? सूर्यांश हैरानी से जांच टावर को देख रहा था। लेकिन इसी दौरान उसकी ऊर्जा का प्रभाव पास वाले कक्ष तक जा पहुंचा, जहां खड़ा रक्षित अचानक 9वीं श्रेणी में पहुंच गया और चारों ओर उसकी जय जयकार होने लगी। सफेद रंग की स्पिरिट शक्ति! अग्निगढ़ को नया जीनियस मिल गया। पूरा नगर रक्षित की जय जयकार करने लगा और असली चमत्कार करने वाला सूर्यांश अब भी खामोशी खड़ा रह गया। तभी रक्षित ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। अब मैं राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूँ। अब मैं तुझे मारकर हिमांशी को अपना बना लूंगा। सूर्यांश ने बिना कुछ बोले एक पर्ची पर कुछ लिखा और टावर मास्टर के हाथ में दे दी। टावर मास्टर ने तुरंत ऐलान किया, 3 दिन बाद युद्ध होगा। ये सुन रक्षित हंस पड़ा। एक गूंगा फटीचर मुझे युद्ध की चुनौती दे रहा है? तो ठीक है, 3 दिन बाद मिलते हैं। पूरा नगर इस युद्ध की चर्चा में डूब गया। लेकिन उधर एक पहाड़ी की चोटी पर हिमांशी सूर्यांश के लिए जड़ी बूटी जुटाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ सूर्यांश आ धमका, अगर तुम हार गए तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। सूर्यांश ने जवाब तो दे दिया था, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ जागी हुई स्पिरिट पर्याप्त नहीं थी। उसे दिव्य औषधि भी चाहिए थी, जो उसे कहीं से भी नहीं मिल पा रही थी। निराश होकर वो नदी किनारे बैठ गया। तभी पानी में उसे अपने मृत पिता की छाया दिखाई दी। संदूक खोलने का समय आ गया है बेटा। सूर्यांश ने तुरंत पिता की कब्र से एक सुनहरा संदूक निकाल लिया, जिसमें चमकता हुआ दिव्य अमृत था। उसने जल्दी से एक शीशी गटक ली और उसका शरीर सूर्य की तरह चमक उठा। जंगल के जानवर भय से कांप उठे। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर जल्द ही युद्ध का दिन भी आ गया। पूरा अग्निगढ़ मैदान में उमड़ पड़ा। लोग रक्षित के नाम पर लाखों मुद्राओं की शर्त लगा रहे थे। रक्षित और सूर्यांश आमने सामने खड़े थे और वहीं किनारे खड़ी हिमांशी की सांसें अटक चुकी थी। रक्षित ने पहला किया, लेकिन सूर्यांश ने उसका हमला एक हाथ से रोक लिया। अगले पल उसने रक्षित को हवा में उछालकर जमीन पर दे मारा। पूरा मैदान सन्न रह गया। हिमांशी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी वहाँ भीड़ में खड़ी नकाबपोश लड़की की दिव्य आंखें चमक उठी। असंभव! लुप्त हो चुकी दिव्य औषधि इसके शरीर में कैसे पहुंची? एक तरफ पूरा नगर स्तब्ध था, वहीं सूर्यांश ने हिमांशी की ओर हाथ बढ़ा दिया। हिमांशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हिमांशी जवाब देती उससे पहले ही नकाबपोश लड़की दौड़ती हुई आई और सूर्यांश से लिपट गई। आखिरकार तुम वापस आ ही गए सोल मास्टर। कौन थी ये रहस्यमयी लड़की? उसने सूर्यांश को सोल मास्टर क्यों कहा? और क्या हिमांशी के सामने सूर्यांश की जिंदगी का कोई ऐसा राज खोलने वाला था? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और प्राइमोर्डियल गॉड के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।